हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद ले रहे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 10 को अच्छी तरह से समझा था और उसको पूरा किया था। 11 चैप्टर है हमारा, बल तथा दाब। इसको हमने अच्छी तरह से समझा था और पूरा किया था। आज हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धक्के अथवा खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण देने। धक्के अथवा खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण देने। तो आपको मैंने बताया था बहुत सारी चीज़ें। धक्के का उदाहरण क्या हो जाएगा, जब आप फुटबॉल को किक मारते हो, ठीक है, फुटबॉल को पैरों से किक मारते हो, ये आपका धक्के का उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, जब आप हॉकी का खिलाड़ी जो है गेंद को प्रहार करता है, वो भी आपका किसका उदाहरण हो गया, आपके धक्के का। अब खिंचाव का उदाहरण, खिंचाव के उदाहरण हो जाएंगे कुएं से रस्सी के द्वारा आप बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, तो आपका खिंचाव का उदाहरण हो गया, ठीक होगा। दूसरा उदाहरण हो जाएगा आपको इसका कि धनुष। जब आप धनुष को चलाते हो, चलाया होगा आपने, तीर कमान चलाया होगा। जब आप तीर चलाते हो तो धनुष की कमान को अपनी ओर खींचते हैं, तो ये भी आपका एक खिंचाव का उदाहरण हो गया। इस प्रकार आप धक्के और खिंचाव के दो उदाहरण दे सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मैंने बताया आपको वही दो, कोई और भी दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। तो मैंने आपको बताया था नंबर 1, आटा गूंथना। जब आप आटा लेते हो तो पाउडर फॉर्म होता है, उसको आप बल लगाते हो तो वो लेई बन जाता है। तो एक तो आटा गूंथना, दूसरा आप क्या करते हो, और कौन सा उदाहरण हो गया, रबड़ बैंड खींचना। मैंने आपको टेबल के साथ बांध के बताया था। तो रबड़ बैंड को भी जब आप खींचते हो तो उसकी आकार में परिवर्तन हो जाता है। ये दो उदाहरण हो जाते हैं आपके वस्तु द्वारा लगाए गए बल से उसकी आकृति में परिवर्तन के। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पानी, कुएं से पानी निकालते समय हम रस्सी को क्या करते हैं, खींचना। रस्सी को हमने खींचना पड़ता है, ऊपर की तरफ को खींचते हैं उसको, यहाँ आएगा खींचना। नंबर 2, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु क्या करती है। आवेशित मतलब जिसके ऊपर आवेश हो, मैंने पहले बताया था। तो एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करेगी। क्या करेगी, आकर्षित, ठीक है, आकर्षित करेगी। अगर वहाँ पे आवेशित होती और दूसरी भी आवेशित होती तो प्रतिकर्षित। तो यहाँ पे आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करेगी। तीसरा, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको डैश डैश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सामान से लदी हुई ट्रॉली को हमें चलाने के लिए उसको धक्का देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 के घाव की तरफ। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, अब ये वही बात आ गई आवेशित और आवेशित वाली, ये अनावेशित है। तो उत्तरी ध्रुव को आपको पता ही है, आप 6ठी कक्षा में चुंबक वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हो। दो समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो उत्तरी ध्रुव दूसरे उत्तरी ध्रुव को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। यहाँ आएगा प्रतिकर्षित, ठीक है। तो इस प्रकार जो है प्रश्न नंबर 3 भी पूरा हो गया, 1 भी 2 भी। तो मुझे उम्मीद है तीनों प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। एक धनुधर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है। वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों के लिए दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया, एक धनुधरी जो है खींचती है धनुष को और तीर को छोड़ देती है लक्ष्य की तरफ को। अब नीचे जो हमने भरने हैं इसमें रिक्त स्थान। तो पहला, धनुष को खींचने के लिए धनुधर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी डैश डैश में परिवर्तन आता है। इसकी पेशीय संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो यहाँ आएगी आकृति पहला में, ठीक है, आकृति। इस प्रकार आएगा आकृति। चलिए अगला करते हैं। ख, धनुष को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया बल डैश डैश बल होता है।
अब धनुष को खींचने के लिए कौन सा बल लगाते हैं? पेशीय बल, संपर्क बल, असंपर्क बल, गुरुत्व बल, आकृति आकर्षण बल। तो यहाँ आएगा पेशीय बल, क्योंकि उसको खींचा आपने, तो यहाँ आएगा पेशीय बल। ठीक है। उसके बाद आता है आपका तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार कौन सा है? जब तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए, गति जैसे पहले तीर जो है धनु के साथ चिपका था, फिर आपने छोड़ा उसको तो गतिशील हो गया, तो यह गति किस प्रकार का बल है? यह है पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकर्षण। यह है संपर्क बल। इसमें आएगा आपका संपर्क बल। अब आता है आपका घ। चलिए घ की तरफ चलते हैं। घ है जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल डैश डैश तथा वायु के डैश डैश के कारण होता है। तो तीर पर कौन सा बल लगता है जब वो आगे बढ़ता है? तो तीर पर लगता है आपका गुरुत्व बल। गुरुत्व बल लगता है तीर पे। मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ हवा में है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है, चाहे वो स्थिर अवस्था में चाहे गतिशील में अवस्था में। दूसरा, वायु के डैश डैश के कारण होता है। वायु के घर्षण के कारण वायु उसको घर्षण बल देती है। वायु जब तीर आगे की तरफ जा रहा है हवा को काटता हुआ, तो हवा भी उसको पीछे की तरफ बल लगा रही है। तो यहाँ पे दो बल लगते हैं, गुरुत्व बल और घर्षण बल। तो उम्मीद है बच्चों प्रश्न नंबर चौथा भी आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 5 दोबारा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हमें नीचे दिए गए बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लगता है उनको पहचानना है और प्रत्येक स्थिति में बल का प्रभाव भी दिखाई देना है, तो उसको बताना है। तो पहला है रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। जब हम किसी नींबू को काट के उसको टुकड़ों को अपने अंगुलियों से दबाते हैं तो उसके ऊपर कौन सा बल लगता है? उसके ऊपर लगता है पेशीय बल। और इसका प्रभाव क्या होता है? नींबू का टुकड़ा चिपक जाता है, पिचक जाता है और उसमें से रस निकलने लगता है। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकलना। तो दंत मंजन की ट्यूब जब हम दबाते हैं तो उसके ऊपर भी पेशीय बल लगता है। ठीक है, इसलिए वह ट्यूब पिचक जाती है और उसमें से पेस्ट बाहर आ जाता है, यानी ट्यूब की आकृति में बदलाव होता है। अगला ग क्या है? देखिए, दीवार पर लगे हुए हुक से लटकी कमाने के दूसरे सिरे पर लटका हुआ एक भार। तो अब इसके ऊपर कौन सा बल लगता है? दीवार की हुक पर जो है कमानी दूसरे सिरे पर लटका हुआ भार जो है ना, भार की दिशा की तरफ बल लगाने वाला कारक भार है असंपर्क बल। दूसरा बल है असंपर्क बल, जो कि उस वस्तु को डायरेक्टली नहीं लगा रहा लेकिन इनडायरेक्टली खींच रहा है। और कमानी पर जो बल लग रहा है वह कमानी की आकृति को बदल देता है, यानी कमानी खींच जाती है। ठीक हुआ। इसका घ, ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ या बाधा को पार कर लेना। तो ये कैसे होता है? जब खिलाड़ी जो है ना ऊंचा कूदता है तो खड़े खड़े कूदता तो नहीं है ना, ये पता है आपको। हाई जंप लगाता है तो थोड़ा दौड़ता है ना, तो ये दौड़ जो होती है, जब वो दौड़ता है तो वो उसको गति मिलती है। तो गति ही वह बल है जिसके कारण वह उतना ऊंचा उछल जाता है, जंप ले लेता है। ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या दिखता है? इसका प्रभाव यह दिखता है कि वह व्यक्ति स्वयं के शरीर पर लगे हुए बल के कारण जो है, इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उछाल पाता है। ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 पूरा होता है। उम्मीद है मुझे समझ आई आपको। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल जो है लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? देखिए, एक लोहार जो है गर्म टुकड़े को पीटता है हथौड़े से, तो उस पर लगता है डायरेक्ट अपना संपर्क बल लगता है और साथ में पेशीय बल लगता है। और पीटने के कारण जो है लोहे की टुकड़े को क्या होता है? चपटा हो जाता है और उसके आकार में परिवर्तन होता है। तो ये भी हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ। आपको उम्मीद है ये सारे समझाने मुझे ऐसा लग रहा है आसान है और आप आसानी से समझ पाओगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। इसके प्रश्न जो है काफ़ी हैं, अभी इसके प्रश्न जो है 10 है। चलिए प्रश्न नंबर 7 को कर लेते हैं। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर दीवार पर दबाया गया, तो यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। अब दीवार पर गुब्बारे के आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताना। देखिए, जब आप गुब्बारे को फुलाते हैं और बांध देते हैं तो उसको फिर आप रगड़ते हैं संश्लिष्ट कपड़े यानी रेशमी कपड़े से, तो क्या होगा? इसलिए जो संश्लिष्ट कपड़े होते हैं ना, जो आपके बनाए जाते हैं, प्राकृतिक नहीं होते, जो कृत्रिम कपड़े होते हैं, तो उसको रगड़ेंगे आप तो क्या होगा?
उसके अंदर एक विद्युत बल्ब यानी बल्ब नहीं सॉरी विद्युत बल उसको बोलते हैं हम, स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न होता है, यानी वह आवेशित हो जाता है जिसके कारण वह चिपक जाता है दीवार से। तो कौन सा बल हुआ? स्थिर वैद्युत बल। चलिए ये भी हो गया। चलते प्रश्न नंबर 8। आप अपने हाथ से पानी की भरी हुई प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं, ठीक है। पानी की बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताने, कौन कौन से पानी की बाल्टी पर बल लगते हैं। और आपने ये भी बताना है कि पानी पर लगने वाले बलों द्वारा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं आता। ये भी बहुत आसान है बच्चों, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। जब हम देखिए होता क्या है, अब हमने एक पानी की भरी हुई बाल्टी को अपने हाथ से लटका हुआ है, उठाया हुआ है, तो उसके ऊपर दो बल लग रहे हैं। एक तो हमारे हाथों में तनाव बल है जिसके कारण वह ऊपर हमें जोर से उठाया हुआ है तनाव करके, तो एक तनाव बल हो गया। दूसरा उसके ऊपर लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी अपने वो खींच रही है उसको, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये दो बल उसके ऊपर लग रहे हैं। अब होता क्या है कि बाल्टी की अवस्था में बदलाव क्यों नहीं होता? देखिए जब तक हम उसको अपने हाथों से ऊपर की ओर खींच रहे हैं, यानी उसको तनाव बल दे रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो जीरो होता है, वो बराबर हो जाएगा दोनों बल, और नेट बल क्या होगा? जीरो नेट बल होने के कारण ही बाल्टी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कब होगा? जब आप थक जाओगे और आपके हाथों का तनाव बल कम हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के अपेक्षा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा। उस स्थिति में बाल्टी या तो गिर जाएगी या तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 8वां प्रश्न, भी आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है मुझे। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9 की तरफ। किसी उपग्रह की कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर छोड़ा जाता है, या प्रमोचन के मंच छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताने हैं आपने, ठीक है। तो अब देखिए जब किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए, बिठाने के लिए किसी रॉकेट की ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, छोड़ जाता है, तो प्रमोचन पंच यानी जो लॉन्चर होता है, सैटेलाइट लॉन्चर बोलते हैं इसको, उसको छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पे दो बल लगते हैं। नंबर 1 वायुमंडलीय का घर्षण बल, नंबर 2 पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये दो बल लगते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और वायुमंडल का घर्षण बल, ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रिक्शन बल। तो ये दो बल है हमारे, ये लगते हैं इसके ऊपर। तो प्रश्न नंबर 9 भी बच्चों हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, जब किसी ड्रॉपर से या चंचू नोजल के पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु की बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। आप ड्रॉपर देखी होगी, ड्रॉपर को आप पानी की किसी गिलास में दबाइए तो जो ड्रॉपर का ऊपर बुलबुला होता है, उसको जो बैलून होता है या रबड़ के पीछे होता है, उसको दबाते हो आप, तो उसमें जो हवा होती है वो पानी की निकल जाती है बुलबुलों के रूप में। तो ड्रॉपर के बल्ब पर जो दाब हटा लेते हैं तो ड्रॉपर में पानी भर जाता है। अब ड्रॉपर में पानी ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? नंबर 1 पानी का दाब, नंबर 2 पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, नंबर 3 रबड़ के बल्ब की आकृति, नंबर 4 वायुमंडलीय दाब। तो इन सब का उत्तर होगा वायुमंडलीय दाब। क्यों? क्योंकि जो ड्रॉपर की बल्ब है उसके अंदर वायु है, हवा है, तो हवा ने दाब बना रखा है। जैसे हम उसको पानी में छोड़ते हैं तो वह पानी में चली जाती है, और जैसे हमको छोड़ते हैं बल्ब को तो पानी की दाब ऊपर आता है और पानी को खींच लेता है, तो इसको बोलेंगे हम वायुमंडलीय दाब के कारण। तो बच्चों इस प्रकार जो है इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी पूरे होते हैं 10 के 10। मैंने जो आपको अच्छी तरह से समझाए हैं, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ भी आए होंगे। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा, पॉज कर सकते हैं बीच में। अगर आपको दोबारा से समझने है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप रिवाइंड करके चलाएं और अच्छी तरह से इसको समझें। तो इसी के साथ हमने आज पाठ 11 भी ख़त्म किया है और पूरा हो गया। आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, ठीक है। पाठ 11 बल तथा दाब। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से घरों में पढ़ते रहिए।